सर्किट सॉल्विंग की। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। ये एक रेजिस्टर है हमारे पास और इसके साथ ही बैटरी लगी हुई है, ठीक है। और फिर बैटरी रेजिस्टर और यहाँ पे एक और बैटरी लगी हुई, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा ये तुम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर बहुत अच्छा, आंसर की वैल्यू बहुत अच्छी ना आए, हो सकता है, ठीक है। हमारे पास ये 3 बैटरी कनेक्टेड है और इन बैटरीज की ईएमएफ नोन है, तो ईएमएफ बता दिए कितनी कितनी ईएमएफ है। तो ये 20 वोल्ट और नीचे वाली जो बैटरी है वो 14 वोल्ट और साइड वाली जो बैटरी है वो 36 वोल्ट। रेजिस्टर्स भी कनेक्टेड है, तो रेजिस्टर कुछ इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे इनफैक्ट यही 3 रेजिस्टर है, हाँ यही 3 रेजिस्टर है। रेजिस्टेंसेस कितनी कितनी है तो वो भी बता दिया गया है। ये 2 ohm and this one is 4 ohm, this one is 5 ohm। सॉल्व करना है, इसमें बोला गया है कि फाइंड द करंट थ्रू ईच ऑफ द 3 रेजिस्टर्स ऑफ द सर्किट शोन। सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है सारे ब्रांचेज में करंट एज्यूम करना, ठीक है। तो हम करंट एज्यूम करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं और मैं हर बार, ठीक है, कोशिश करता हूँ कि जो सबसे अ, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे लार्ज ईएमएफ वाली जो बैटरी है वहां से स्टार्ट करूँ, ठीक है। लेकिन इसके लिए कोई फिक्स रूल नहीं है, तुम कहीं से भी स्टार्ट। तो लेटेस्ट से 36 वोल्ट बैटरी है, यहाँ से आई करंट स्टार्ट होती है। ये आई करंट 5 ओम में जाती है, जंक्शन आता है, डिवाइड होती है। लेटेस्ट से इसमें से इसमें से आई डैश करंट इधर और आई माइनस आई डैश करंट इस वाले ब्रांच में, ठीक है। और फिर ये आई माइनस आई डैश इधर गया, आई डैश इधर गया, ये दोनों ज्वाइन हुए और ज्वाइन होकर के आई बन गए, आई करंट बन गया और वो 36 वोल्ट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप क्या है, केवीएल।
तो हमारे पास रखे हुए 2 लूप्स हैं ही। हम एक काम करते हैं, एक ये लूप है और दूसरा ये लूप है। इसको क्लॉक ऐसे लेते हैं, एंटी क्लॉक। दूसरा ये लूप है, ये लूप 1, लूप 2। ठीक है, दोनों लूप्स के लिए इक्वेशन क्या क्या लिखेंगे, और मैं स्टार्ट जहां से कर रहा हूँ उसको मैं कोई पॉइंट, मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और ये वाला यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पहले लूप 1 के बारे में। लूप 1 में 14 वोल्ट बैटरी, इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो सारे टर्म्स को चेक करते जाना है, हायर से लोअर जा रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, -14। ठीक है, उसके बाद फिर रेजिस्टर के क्रॉस ट्रैवल करते हैं, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो करंट के ऑपोजिट ट्रैवल करने से राइज होगा, राइज होगा तो हम लिखेंगे प्लस। ठीक है, और कितना राइज होगा, 4i-i', i-i'। ठीक है, उसके बाद फिर आगे जाते हैं, बैटरी के अक्रॉस जाते हैं। 20 वोल्ट की बैटरी, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, तो राइज होगा फिर से, है ना, और कितना राइज होगा, ये होगा प्लस। हर एक टर्म को चेक करोगे, और फिर फाइनली हम रेजिस्टर के क्रॉस ट्रैवल कर रहे हैं, और इस बार करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस रेजिस्टर के क्रॉस करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल करने की वजह से -2, बताओ, i'=0। तो पहली इक्वेशन तो ये लिखेंगे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, ओके, ऑलराइट। ये पहले लूप का काम तो हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे लूप में। लूप 2 के लिए केवीएल की इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, लूप 2 के लिए केवीएल की इक्वेशन लिखते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें, कहीं से भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ से स्टार्ट करें, इस जगह से, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से पहले चलते हैं, तो कंडक्टिंग वायर है, नो वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। करेंट तो है लेकिन रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। और फिर उसके आगे चलते हैं, बैटरी को क्रॉस करते हैं। बैटरी को क्रॉस करने की वजह से इस बार कितना राइज होगा या फॉल होगा, इस बार राइज होगा, और कितना राइज होगा, 36, बैटरी की ईएमएफ के इक्वल। अब आगे चलते हैं तो हमें एक और रेजिस्टर मिलता है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो फॉल होगा, और कितना फॉल होगा, -5i। चेक करोगे, हर एक टर्म को अच्छे से चेक करो। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, फिर से अब रेजिस्टर आता है, और करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो इस बार फॉल होगा। ठीक है, फॉल होगा, कितना होगा, -4, और करंट कितना है, i-i'। ठीक है, दो ही अननोन्स हैं, दो इक्वेशन लिख ली है, सॉल्व करके हमें करेंट्स की वैल्यू पता चल जाएगी। किसी ने सॉल्व करके आंसर निकाला है? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद किसी ने आंसर निकाला है? अरे इतनी देर में तुम लोगों में से किसी ने सॉल्व नहीं किया? हाँ, तो आंसर बताओ, करंट कितना, तुम रेजिस्टर्स के अक्रॉस कितना कितना करंट है वही बता दो। इसका आंसर आना चाहिए, इसका आंसर है हमारे पास, ओ, एक सेकेंड। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं आएगा, थोड़ा डेसिमल डिजिट्स में आएगा। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। एक मिनट में इसको फिर से चेक कर लेता हूँ कि क्वेश्चन कौन सा था। एक मिनट, क्वेश्चन है 6, 5।
indicating 26.3. चलो ठीक है, मैं आंसर लिख देता हूँ और तुम लोग इसको वेरीफाई कर लेना सॉल्व करने के बाद। हाँ अच्छा ठीक है, इसमें 2 ओम के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू आ रही है, इसको तुम लोग चेक कर लेना। मैं आंसर लिख देता हूँ, नहीं तो तुम लोगों को पता कैसे चलेगा सही सॉल्व किया या नहीं। 5.21 एम्पेयर और 4 ओम के अक्रॉस करंट की वैल्यू कितनी है? 1.11 1.11 एम्पेयर। और ये 5 ओम के अक्रॉस करंट की वैल्यू आ रही है, इसको तुम लोग सॉल्व करके चेक कर लो, 6.32 एम्पेयर। कोई प्रॉब्लम है इसमें? दूसरा सर्किट, ठीक, इस बार सर्किट कुछ थोड़ा डिफरेंट टाइप का लेते हैं। अभी तक जितने भी सर्किट्स हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उन सब में हमें, उन सारे क्वेश्चंस में हमें करंट पूछा गया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी लेते हैं जिसमें कि ओके, एक सेकेंड, में प्रीवियस स्लाइड पे दिखा रहा हूँ तुम्हें। पहले मैं, अच्छा एक मिनट, यहाँ प्रीवियस स्लाइड ये है। हाँ, आई की वैल्यू 6.32 आएगी और आई डैश की वैल्यू 5.21 आएगी। ठीक है, अब हमारे पास अगला सर्किट है कि कुछ इस टाइप का, जल्दी सॉल्व करके बताओ आंसर। ये कोई सर्किट है, सर्किट कैसे कनेक्टेड है ये इंटरेस्टिंग है कि इसमें दो इस तरह के लूप्स हैं और इन दोनों लूप के किसी दो नोड को रेजिस्टर के थ्रू हमने ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। और सारी वैल्यूज बता दी गई हैं, जैसे इसमें इसमें है कितना, इसमें ये 30 वोल्ट, ठीक है। और ये रेजिस्टर्स, इन रेजिस्टर्स की वैल्यू है 2 ओम, ठीक है, 4 ओम, 4 ओम। और बैटरी है इसमें, बैटरी है इसमें, और ये है 6 वोल्ट। ठीक है, सॉल्व करो। हाँ, सॉल्व क्या करना है मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि हम इस सर्किट के एक कॉर्नर को ग्राउंड कर दे रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट
x। फाइंड, क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट x। इसको सॉल्व करो। अरे अब तुम लोगों ने इतनी देर से बताया नहीं कि माइक ऑफ है, तो मैंने इतनी डिटेल में। ठीक है, किसी ने सॉल्व किया है? सॉल्व करके चैट बॉक्स में, तुम्हारा आंसर है ही नहीं किसी का, इसको सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से सोचते हैं कि हमें एक्स पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरी से, और सर्किट सर्किट के लिए भी तुम्हें पता है कि सर्किट के किसी भी दो पॉइंट के बीच का हम पोटेंशियल चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करो, और ट्रैवल करने में हर एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल चेंज कैलकुलेट करते जाओ। ठीक है, तो तुम दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल चेंज तो कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो यहाँ पे तुम्हें कोई दूसरा पॉइंट दिया जाता y, और क्वेश्चन में पूछा जाता फाइंड v x y। ठीक है, मतलब वोल्टेज ऑफ x माइनस वोल्टेज ऑफ y। तो तुम क्या करते, y से लेकर के x तक ट्रैवल करते। कैसे ट्रैवल करते? कोई भी पाथ फॉलो करके, क्योंकि कोई भी पाथ फॉलो करके सेम ही रिजल्ट आना है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव है। तो तुम y से ट्रैवल करके कुछ चाहते तो यूं जाते। ठीक है, y से ट्रैवल करके x तक जाओगे तो तुम्हें y से x में चेंज की वैल्यू पता चलेगी, v x y की वैल्यू पता चलेगी।
या फिर ये पाथ नहीं फॉलो करते तो तुम चाहते तो ऐसे भी जा सकते थे, या कोई भी पाथ फॉलो कर सकते थे, किसी भी एक पाथ को फॉलो करके बस एक्स तक पहुंच जाओ, ठीक। और एक्स तक पहुंचने में टोटल पोटेंशियल चेंज ऐड कर दो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम डायरेक्टली वाई से एक्स तक जाकर के पोटेंशियल चेंज इस केस में कैलकुलेट करते हैं, तो पोटेंशियल चेंज बैटरी के अक्रॉस तो हम लिख पाएंगे, लेकिन रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज नहीं लिख सकते। इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज की वैल्यू होती है आई आर की इक्वल, है ना। और जब तक हमें रेजिस्टर के अक्रॉस करंट नहीं पता चलेगा तो पोटेंशियल चेंज की वैल्यू भी नहीं बता सकते। इसीलिए अगर पोटेंशियल पूछा गया है तो इनडायरेक्टली तुम्हें सर्किट सॉल्व ही करने को कहा गया, पहले तुम्हें करंट कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आ, ये तो पोटेंशियल चेंज मैं समझा रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल चेंज नहीं पूछा गया है। हमें बोला गया है कि एक्स पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, कि एक्स पॉइंट का पोटेंशियल बताओ। तो हम सोचेंगे कि हमें पोटेंशियल चेंज लिखना आता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का हम पोटेंशियल चेंज लिख सकते हैं। कोई भी दो पॉइंट हमें सर्किट के अंदर दे दिया जाएगा तो पोटेंशियल चेंज कैलकुलेट करना आता है, लेकिन हमें एक्स पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए। तो हम सोचेंगे क्या कोई सर्किट में ऐसा पॉइंट है जिसका कि पोटेंशियल हमें पहले से पता है। अगर सर्किट में कोई ऐसा पॉइंट है जिसका पोटेंशियल ऑलरेडी नोन है, तो उस नोन पोटेंशियल वाले पॉइंट से ट्रैवल करके एक्स तक पहुंच जाएंगे और पोटेंशियल चेंज की वैल्यू लिखेंगे। और पोटेंशियल चेंज की वैल्यू हमें पता है और फर्स्ट पॉइंट की पोटेंशियल पता है, तो सेकेंड पॉइंट का भी पोटेंशियल पता चल जाएगा। गलत कह रहा हूँ? और इस केस में हमें ये वाला जो पॉइंट है ना, इसका कुछ नाम रख दो। मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ए, ठीक है। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है कि ए पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, ठीक है, ये गिवन है। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल अगर नोन है तो क्या करना चाहिए, ए पॉइंट से ट्रेवल करके एक्स तक चले गए और ए से एक्स आने में पोटेंशियल चेंज की वैल्यू कैलकुलेट किया। ए से एक्स जाओगे तो पोटेंशियल चेंज क्या होगा, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। इसमें कन्वेंशन में साइन में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए से एक्स ट्रेवल कर रहे हो तो फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल चेंज कहलाएगा वी एक्स माइनस ये, और इसकी वैल्यू तुमने कैलकुलेट की और ये मान लो आ गई, मान लो 30 वोल्ट, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे वी ए की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है 0 है, तो वी एक्स की वैल्यू और कुछ नहीं 30 वोल्ट ही होगी। या मान लो ए पॉइंट का पोटेंशियल बताया जाता है वो 10 वोल्ट है, ठीक है। तो हम बोलते हैं वी एक्स माइनस 10, ये 30 के इक्वल है, तो हमें वी एक्स की वैल्यू पता चल जाती है 40 वोल्ट, ठीक है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमें अगर किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल दे दिया जाएगा तो हम ये एक्स पॉइंट ही नहीं, एक एक करके सर्किट के हर पॉइंट का पोटेंशियल भी बता सकते हैं, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। तो हमें करना यही है कि ए से एक्स के बीच में पोटेंशियल चेंज कैलकुलेट करना, और पोटेंशियल चेंज तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें इस सर्किट के सारे ब्रांचेज में करंट पता है, यानी कि सर्किट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सर्किट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें करंट एज्यूम करना पड़ेगा। तो करंट कैसे भी एज्यूम कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ। लेकिन इसमें सबसे मेजर जो तुम्हें कंफ्यूजन आ रहा होगा वो इस ब्रिज वाले रेजिस्टर की वजह से आ रहा होगा, ठीक है। तुम सोचो इसमें कितना करंट पास कर रहा होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, स्टार्ट करें। ये 30 वोल्ट है, तो यहाँ से मान लो आई करंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब ये आई करंट ही 2 ओम में जाएगा, आई करंट ही 4 ओम में जाएगा, आई करंट ही अगले 4 ओम में जाएगा। अब यहाँ पे एक जंक्शन आता है। अब करंट के पास ऑप्शन है कि कुछ पार्ट आई का इधर चला जाए और कुछ पार्ट इधर आ जाए, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जितना भी करंट बैटरी से निकला है, बैटरी में सेम अमाउंट ऑफ करंट जाना जरूरी है, कंपलसरी है। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर अगर सर्किट में स्टेडी करंट एग्जिस्ट करना है
इस सर्किट में स्टेडी करंट एग्जिस्ट करना है, तो स्टेडी करंट एग्जिस्ट करने के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि बैटरी से चार्ज निकल निकल के कहीं और पहुंचता जा रहा है और बैटरी डिस्चार्ज हो 1 सेकंड में। ठीक है, तो बैटरी बैटरी से अगर स्टेडी करंट सेटल हुआ है तो वो ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब बैटरी से जितनी करंट निकल रही है वो सारी करंट वापस आए। समझे? तो ये जो आई करंट है वो इधर जाएगा, इधर जाएगा, और इस पूरे सर्किट में आई करंट ही रहेगा। मतलब ये जो पहला वाला लूप है ना, इसमें और कोई करंट रहेगा नहीं, हर जगह आई करंट है। ठीक, यहाँ पे भी आई करंट है इस तरह से। ठीक, और यहाँ भी आई करंट है, और इस वाले ब्रांच में करंट 0 है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? अगर अगर इस वाले रेजिस्टर में, ब्रिज वाले रेजिस्टर में करंट नहीं जा रहा है, फिर तो कोई इशू ही नहीं है। फिर तो तुम बोलोगे ये जो आई है ना, ये इंडिपेंडेंट फर्स्ट लूप में जाएगा, और ये भी एक सिंगल लूप है, तो इसमें भी सिर्फ सिंगल करंट फ्लो करेगा, और वो कितना करंट फ्लो करेगा उसको हम कुछ आई डैश मान लेते हैं। तो ये आई डैश ही यहाँ पर आई डैश जाएगा, और यहाँ पर आई डैश जाएगा, और आई डैश करंट बैटरी में एंटर कर जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे दो अननोन है, लेकिन ये दोनों लूप जो है ना इंडिपेंडेंट है। तो पहले लूप में केवीएल लिख करके आई की वैल्यू, दूसरे लूप में केवीएल लिख करके आई डैश की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो आई और आई डैश की वैल्यूज कितनी कितनी आ रही है जरा बताना। ये लूप 1, ये लूप 2। ठीक है, गुड। पहले मैं ए से स्टार्ट करके लिख रहा हूँ, इसको तुम चेक करते जाओ। माइनस ट्वाइस आई फॉल कर रहा है, फॉल करेगा, -4i, माइनस, माइनस 4i। ठीक है, और फिर फाइनली +30, ये है इक्वल 0। ठीक है, और लूप 2 के अक्रॉस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, अगर नहीं फॉलो कर पाओगे तो तुम लोग मुझे खुद से इन्फॉर्म करना। -2i डैश, और उसके बाद हम यहाँ से 6 वोल्ट की बैटरी की के अक्रॉस जा रहे हैं, तो फॉल होगा -6। ठीक है, और फिर करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये -4i डैश। ठीक है, और फिर बैटरी के अक्रॉस जा रहे हैं, तो लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये भी है +30। तो इसको सॉल्व करने के बाद पता चल रहा है कि आई की वैल्यू आ रही है कितनी, 3 एम्पेयर, और आई डैश की वैल्यू आ रही है कितनी, आ रही है आई डैश की वैल्यू कितनी आ रही है? आई डैश की वैल्यू आ रही है 4, है ना? ये सॉल्व करो सही से। 24/6, वो कितना होगा? 4 एम्पेयर। ठीक है, अब करंट की वैल्यू पता चल गई है हर जगह पर। अब हम, क्योंकि करंट की वैल्यू पता चल गई, अब हम एक्स पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ए से एक्स की तरफ ट्रैवल करें, ये वाला स्टेप मैं चाहता हूँ कि इसको समझो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, फिर यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, कोई भी पाथ सेलेक्ट कर सकते हो एक्स तक पहुंचने के लिए। हम मान लो यही वाला पाथ ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि फाइनल माइनस इनिशियल, यानी वी एक्स माइनस वी ए से एक्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो ए से एक्स ट्रैवल करने पोटेंशियल चेंज की वैल्यू कितनी होगी? स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, क्या होगा? ए से स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बैटरी मिली, तो बैटरी के अक्रॉस चेंज कितना आ रहा है? फॉल कर रहे हैं, तो लिखेंगे -30। ठीक है, उसके बाद फिर ब्रिज रेजिस्टर के अक्रॉस ट्रैवल करते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है कि इस केस में रेजिस्टर के अक्रॉस
कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ कहता है कि रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज आई आर के इक्वल होता है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि रेजिस्टेंस ही जीरो हो जाए, जैसा कि कंडक्टिंग वायर्स के केस में होता है। तो जब कंडक्टिंग वायर्स के अक्रॉस हम ट्रैवल करते हैं तो करंट तो होता है, लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं होती है तो कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस, आइडियली कह रहा हूँ, हालांकि रेजिस्टेंस बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट का होगा और वोल्टेज ड्रॉप उसके अक्रॉस बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट का होगा, जिसको कि हम सर्किट में बाकी वोल्टेजेस के कंपैरिजन में इग्नोर करते हैं। एनीवे, आइडियली मैं कह रहा हूँ कि कंडक्टिंग वायर के लिए रेजिस्टेंस क्योंकि जीरो है, तो कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा। ठीक, तो एक तरीका तो कि रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, लेकिन दूसरा तरीका है, रेजिस्टर तो है, रेजिस्टर तो है, लेकिन इससे कोई करंट ही नहीं जा रहा है। ठीक, इससे करंट ही जीरो है, कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है। अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो ये रेजिस्टर एज गुड एज कंडक्टिंग वायर है। ये रेजिस्टर शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट करेगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब है इसके दोनों पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर होंगे। अगर ये 20 वोल्ट पर है तो ये भी 20 वोल्ट पर होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इस ब्रिज रेजिस्टर को देने का एक ही पर्पस है, इससे कोई करंट तो नहीं जा रहा है। दोनों पार्ट्स में करंट तो जितने इंडिपेंडेंटली होने चाहिए थे उतने ही है। ब्रिज रेजिस्टर को ज्वाइन करने से तुम्हें ये बताया जा रहा है कि पहले सर्किट का ये वाला पॉइंट और दूसरे सर्किट का ये वाला पॉइंट, ये दोनों सेम पोटेंशियल पर है। समझे? वरना वरना अगर ये दोनों अलग अलग सर्किट होते ना तो हमें पहले सर्किट पे एक पॉइंट का वोल्टेज पता है, हर पॉइंट का वोल्टेज इससे निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरे सर्किट के किसी पॉइंट पर हमें वोल्टेज बताया नहीं गया है। ठीक, तो जैसे ही तुमने ज्वाइन कर दिया तो दूसरे सर्किट के एक पॉइंट का भी पोटेंशियल हमें पता चल गया, जिससे हम बाकी पॉइंट्स का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। एनीवे एनीवे हम ए से ट्रैवल करके एक्स तक जा रहे थे, तो ए से ट्रैवल करके पहले बैटरी के क्रॉस ट्रैवल किया, फिर ब्रिज रजिस्टर के क्रॉस, और ब्रिज रजिस्टर के क्रॉस कोई पोटेंशियल चेंज नहीं है। अब इसके आगे चलते हैं तो टू टू ओम की रेजिस्टेंस, 2 ओम की रेजिस्टेंस मिलती है, और इस रेजिस्टर के अक्रॉस हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। तो क्या होना चाहिए? राइज होना चाहिए, और कितना राइज होना चाहिए? ट्वाइस आई डैश। ठीक है। और उसके बाद फिर आगे चलते हैं, फिर हमें एक बैटरी मिलती है, और बैटरी में इस बार भी हम फॉल कर रहे हैं। ये फिर से हम फॉल कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव -30 एक्स तक पहुंच गए। ये वी एक्स माइनस वी ए की वैल्यू होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? आई डैश की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें पता चलता है कि वी एक्स माइनस वी ए की वैल्यू 0 है, इक्वल्स आई डैश की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, आई डैश की वैल्यू यहाँ आ गई। ठीक है। तो सब्सटीट्यूट करने के बाद 4 8, तो 60 और 8 52, तो ये वैल्यू आ रही है -52 वोल्ट। इसका मतलब है कि एक्स पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो -52 वोल्ट है। और होना भी चाहिए ना, ठीक होना, क्योंकि ए का ऑलरेडी 0 है और हम एक्स तक जाने में पोटेंशियल फॉल ही होता जा रहा है, तो एक्स का पोटेंशियल ए से कम ही होगा, और वो कितना आ रहा है? वो -52 के इक्वल आ रहा है। बाय द वे, एक्स का पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए ये जरूरी नहीं था कि तुम ए से ही एक्स तक आओ। अगर एक्स से ट्रैवल करके भी ए तक आते, लेकिन पोटेंशियल चेंज प्रॉपरली लिखते, तो सेम आंसर आता। ठीक है। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि इस एक्स पॉइंट का पोटेंशियल नेगेटिव है और इस ए पॉइंट के पोटेंशियल से कम पोटेंशियल है। ठीक, ए पॉइंट ज्यादा पोटेंशियल पर है और एक्स पॉइंट कम पोटेंशियल पर है। क्योंकि ए खुद 0 है तो ऑब्वियसली एक्स का पोटेंशियल कुछ नेगेटिव में आना चाहिए था। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है?
बैटरी दोनों में सेम है तो करंट लीविंग भी सेम होना चाहिए। नहीं नहीं, उबैर क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं। दोनों दोनों सर्किट्स में कह रहे हो? दूसरे सर्किट में रेजिस्टर भी अलग है और टोटल ईएमएफ भी अलग है। इसमें दो बैटरी लगी हुई है और दोनों ऑपोजिट पोलैरिटी में लगी हुई है। जो ऊपर वाली बैटरी है वो इधर करंट लाना चाहती है, लेकिन नीचे वाली जो बैटरी है वो इधर करंट लाना चाहती है, क्योंकि नीचे वाली बैटरी स्ट्रांग है तो इफेक्टिवली नीचे वाली बैटरी के अकॉर्डिंग ही करंट फ्लो करेगा। ठीक है। और नीचे वाली बैटरी जो है वो डिस्चार्ज करेगी और ऊपर वाली बैटरी चार्ज होगी। लेकिन अभी हम आइडियल बैटरी मान रहे हैं कि इसका वोल्टेज कभी चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, इसमें ये ग्राउंड वाला जो पॉइंट है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, हम लोगों को पता है कि अर्थ भी मोर और लेस कंडक्टर है। ठीक, इसके अंदर ठीक है चार्जेस का फ्लो फ्रीली हो सकता है एक पॉइंट से। और ये अर्थ क्योंकि ये स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस बहुत ज्यादा है, और स्फेयर के लिए हमें पोटेंशियल लिखना आता है। स्फेयर के लिए पोटेंशियल कितना होता है? स्फेयर की सरफेस का, स्फेयर के अंदर हर पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है कंडक्टिंग स्फेयर का, वो होता है के क्यू अपॉन आर। हम बोलेंगे कि अर्थ पे जो चार्ज आएगा ना उसके कंपेरिजन रेडियस की वैल्यू इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि ये अर्थ है ये ऑलमोस्ट बिहेव करेगा जीरो पोटेंशियल पर। क्योंकि अर्थ का रेडियस बहुत ज्यादा है तो अर्थ बिहेव करता है पोटेंशियल पोटेंशियल रिजर्वॉयर की तरह। ठीक है, रिजर्वॉयर का कंसेप्ट एक बार तुम्हें 11th में आया था, टेम्परेचर रिजर्वॉयर का। उसमें समझाया था कि टेम्परेचर रिजर्वॉयर का मतलब होता है ऐसी बॉडी जो कि इतनी ह्यूज हो कि उसमें हम हीट को डंप करें, हीट एक्सट्रैक्ट करें, उस बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो वैसी बॉडी को हम बोलते हैं थर्मल रिजर्वॉयर। ठीक है, उस बॉडी का टेम्परेचर चाहे कुछ भी करो फिक्स होता है। तो मैंने एग्जांपल लिया जैसे पैसिफिक ओशन है, या फिर घर के अंदर जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, तुम चाय का कप ला करके रखते हो तो सराउंडिंग का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, या आइस आइस ट्रे ला करके थोड़ा कम, लेकिन नेग्लिजिबल होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, तो उसको हम रिजर्वायर मान सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो अर्थ है ना, इसमें तुम कितना भी चार्ज डंप करो, कितना भी चार्ज इसे एक्सट्रैक्ट करो, मोर और लेस इस अर्थ का जो पोटेंशियल है ऑलमोस्ट हमेशा सेम रहेगा। ठीक, इसको हम पोटेंशियल रिजर्व, इसको रिजर्वॉयर की तरह बोल सकते हैं, और इसका पोटेंशियल हमेशा हम जीरो अज्यूम करेंगे। ठीक है, और ऐसे भी सोच सकते हो कि ये कंडक्टर है ना, तो इस पे जो भी चार्ज आएगा वो सर्किट से बहुत दूर चला जाएगा। और बहुत दूर जाने का, क्योंकि जो भी चार्ज आएगा ना, क्योंकि अर्थ कंडक्टर है तो वो चार्ज अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रीअरेंज करेगा। ठीक है, जैसे कंडक्टर के ऊपर हम कोई चार्ज देते हैं तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब वो सरफेस पर मैक्सिमम डिस्टेंस वाली पोजीशन पर सेटल होते हैं। तो उसी तरह अगर हम अर्थ पे भी कुछ चार्ज डालते हैं या निकालते हैं तो जो भी नेट चार्ज आता है अर्थ के ऊपर वो सर्किट से बहुत दूर चला जाए और दूर वाले पॉइंट का हम पोटेंशियल जीरो ले रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह से भी तुम समझ सकते हो कि अर्थ का पोटेंशियल क्यों हम जीरो अज्यूम करते हैं। ठीक है, हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्वेश्चन, इस बार तुम लोग आंसर बताना। ठीक है, हर बार मैं सॉल्व करूँ पूरा ये अच्छी बात नहीं है। तो इसमें ये सर्किट तो यहाँ पे ड्रॉ करके दे दी गई है, और इसमें ये पहली वाली जो बैटरी है 24 वोल्ट की है, और इसके नीचे जो रेजिस्टर है वो 3 ओम है, और यहाँ पे और एक रेजिस्टर है ये 2 ओम है, और यहाँ पे एक और रेजिस्टर है 7। ठीक है, और ये बैटरी है, और इस बैटरी की ईएमएफ हमें कैलकुलेट करनी है। बैटरी की ईएमएफ हमें पता नहीं है, इसको कैलकुलेट करना है। इसकी ईएमएफ है लेटेस्ट से, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट मस्ट बी द ईएमएफ ऑफ दिस बैटरी, ठीक है, सच दैट
current through the 7 ohm resistor is 1.8 ampere. क्वेश्चन में कहा गया है कि find the EMF of this battery if current through 7 ohm resistor is 1.8 एम्पेयर। तो ये है 1.8। ट्राई करो। इस बार हमें ईएमएफ पूछा गया है, ठीक, करंट बता दिए, ईएमएफ पूछा गया, इसको जल्दी सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इस बार हमें ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करने को कहा गया है। हम सोचेंगे कि कोई भी सर्किट हमें दिया जाता है तो उसमें बैटरी की ईएमएफ ऑलरेडी बताई जाती है, और बैटरी कितने कितने वोल्ट का हमने कनेक्ट किया है टेक करके उस सर्किट के अंदर हर रेजिस्टर के क्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा हम कैलकुलेट कर लेते हैं केसीएल कीवीएल अप्लाई करके। लेकिन अगर ईएमएफ ही नोन नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे ईएमएफ तो बताई नहीं है, लेकिन इसमें करंट बताया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया कि इस वाले ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो सर्किट का कोई भी क्वेश्चन हो, इसमें पहले करंट अननोन होता था, अब ईएमएफ अननोन है। जब तुम केवीएल की इक्वेशन लिखते हो तो उसमें करंट का भी टर्म आता है, ईएमएफ का भी टर्म आता है। अगर करंट अननोन है तो अननोन करंट की इक्वेशन बनेगी, और अननोन ईएमएफ है तो अननोन ईएमएफ की इक्वेशन आए बनेगी। तो सर्किट में कुछ भी पूछा गया है, उन सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, केसीएल एंड केवीएल। सर्किट सॉल्व करना है, केसीएल केवीएल सफिशिएंट है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप क्या है? करंट डिसाइड करना। ठीक है, ठीक है, चेक करते हैं। तुम लोग बाकी लोग भी आंसर मुझे बताओ ताकि हम वेरीफाई कर पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन में बताया कि 7 ओम के अक्रॉस करंट हमें बता दिया गया, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, और वो 1.8, क्योंकि बैटरी की पोलैरिटी बता दी गई है ना, तो हम गेस कर सकते हैं ये वाली जो बैटरी है ये भी चाहती है करंट ऐसे जाए, ये वाली जो बैटरी है ये वाली बैटरी भी चाहती है करंट ऐसे जाए। तो जब दोनों साथ साथ आएंगे तो तुम थोड़ा सुपरपोजिशन से गेस कर सकते हो कि करंट की डायरेक्शन ऐसी ही होगी। तो इसमें करंट की डायरेक्शन में कोई एम्बिगिटी है नहीं। अगर अगर ऐसा होता कि एक बैटरी यूं होती और दूसरी बैटरी ऑपोजिट पोलैरिटी को, तो हमें कंफ्यूजन होता। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि बैटरी की ईएमएफ कितना है, उसके साथ रेजिस्टेंस कितने हैं, तो हम बता पाते। उसका भी तरीका है, लेकिन मैं क्या डायरेक्टली नहीं बता सकते। इस केस में हम श्योर है कि 7 ओम के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो कुछ इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, 1.8 एम्पीयर। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, तो अब हम कहीं से भी अपना केसीएल स्टार्ट करते हैं।
हम बोलते हैं कि लेटेस्ट से 24 वोल्ट से ऐसे करंट निकला है, या तुम चाहते हो तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मान लो बीच वाले, हम इस बैटरी से स्टार्ट कर रहे हैं करंट लिखना, ठीक है। तो इससे आई करंट स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो आई करंट जंक्शन पर आया है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट में हमें पता है कि 1.8 एम्पेयर करंट है, तो दूसरे पार्ट में कितना करंट होगा बता सकते हैं? दूसरे पार्ट में कितना करंट गया होगा पता है? कितना कितना? आई माइनस 1.8। इसमें टाइम क्यों लगाते हो? तो इधर से आई माइनस 1.8, इधर से 1.8, दोनों मिल करके दोबारा आई करंट बैटरी के अंदर एंटर करेंगे। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है। कितने अननोन्स हैं यहाँ पे? करंट का तो एक ही अननोन है, लेकिन यहाँ पे एक और अननोन ईएमएफ है। तो क्योंकि दो अननोन्स हैं, सॉल्व करने के लिए हमें दो लूप में केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी दो लूप सेलेक्ट करो, केवीएल अप्लाई करो, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो अब इसको मैं जल्दी जल्दी दोनों लूप्स के लिए, एक ये लूप है मेरा, और ये दूसरा लूप ऐसा है, ठीक है। और दोनों के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करें। ये है L1, ये है लूप 2। ठीक है, लूप 1 के लिए बताओ। सबसे पहले हम करंट की डायरेक्शन में यहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले हम करंट की डायरेक्शन में 2 ओम के अक्रॉस ट्रेवल करते हैं, तो -2I। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस, नेगेटिव से पॉजिटिव राइज कर रहे हैं, +E। ये E हमें कैलकुलेट करना है, ये अननोन है। और उसके बाद ये लूप 1 में फिर इधर चले आए, बैटरी के अक्रॉस ट्रेवल कर रहे हैं, माइनस, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं इस बार। पहले नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे थे, राइज हो रहा था, अब पॉजिटिव से नेगेटिव फॉल हो रहा है, -24। और फिर 3 ओम के अक्रॉस ट्रैवल कीजिए, 3 ओम के अक्रॉस ट्रैवल करो, और क्योंकि करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो -3I माइनस 1.8। ठीक है, और ये इक्वल होगा 0 के। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रहा है। ये ईएमएफ ऐसे रख देते हैं, और ये आई का दो टर्म है, तो ये हो गया -5। ठीक, तुम लोग अपना सॉल्व करके आंसर बताओ, और फिर मैच कराएंगे ठीक, किसका सही आता है किसका गलत। और ये दूसरी साइड हम लिखते हैं, ये इक्वल होगा 1.8 टाइम्स 3 कितना हो जाएगा? 1.8 टाइम्स 3 कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 5.4, है ना। लेकिन ये माइनस प्लस, और ये -24 है, तो ये 5.4 जो है ना, इसमें सब्ट्रैक्ट होगा। तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद कितनी वैल्यू आएगी? 24 में 5.4 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 28.6। इसको चेक करते जाना, ये सब कैलकुलेशन की मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम लोग खुद से साथ साथ वेरीफाई करते जाओ। लूप 2 के लिए भी लिखते हैं इसी तरह से। लूप 2 के लिए पहले तो दो टर्म सेम ही होंगे, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह से ट्रैवल कर रहे हैं, -2I प्लस EMF। ठीक, इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैंने एक सही काम नहीं किया है। मैं लूप अपना वाइजली चूज करूंगा। मेरा लूप इस तरह से है, मान लो ये लूप 2 ये है। ठीक है, तुम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, ये लूप 2 है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट, इस जगह से स्टार्ट कर रहा हूँ। हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, +3। ठीक है, थोड़ा मैं करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में +3, और फिर बैटरी के लिए भी प्लस, नेगेटिव से पॉजिटिव गए 24, और फिर करंट की डायरेक्शन में इस बार गए, तो यहाँ पे -7 1.8। ठीक है, और ये फिर सेम पॉइंट पर पहुंच गए, ये इक्वल होगा 0। क्यों मैंने आउटर लूप सेलेक्ट किया है पता है?
आउटर लूप इसलिए सेलेक्ट किया है कि आउटर लूप में एक ही वेरिएबल आ रहा है, आई, क्योंकि ये ईएमएफ वाला, ये जो अननोन ईएमएफ वाली बैटरी है आउटर लूप में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अच्छा अच्छा, ये 28 मैंने क्यों लिख दिया है, सॉरी ये 18 है, थैंक यू। हाँ, तो आउटर लूप में ईएमएफ वाला टर्म नहीं आएगा, सिर्फ आई आएगा, तो आई की वैल्यू ना इस इक्वेशन से डायरेक्टली पता चल जाएगी। आई की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, बताओ जरा। अब मैं तुम लोगों का आंसर कि इसको सॉल्व करने के बाद ना आई की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी, आई को इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो ईएमएफ की वैल्यू पता चल जाएगी। मुझे बस दो लोगों का आंसर मैच करता हुआ मिलना चाहिए। तो हाँ, अरे आंसर किसी ने सॉल्व किया है, मुझे करना पड़ेगा क्या? मेरी कैलकुलेशन वैसे तो बहुत फास्ट है, लेकिन मैं उसको यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। ये -7 है, ये इधर +3 है, तो ये हो गया -4, और 4 × 1.8 तो 36, 7.2 हो गया ये, ठीक है। और 7.2 माइनस में है, और 24 -7.2 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना हो जाएगा? कितना था, 8 - 2.4, तो ये वैल्यू आ रही है 5.6, और 5.6 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 टाइम्स अगर इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स करोगे तो 28, ठीक है, और 28 और 18 ये ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 6 पॉइंट, ठीक है। एनीवे तुम इसको कैलकुलेट कर लेना सिंप्लीफाई करके। किसी ने कैलकुलेट किया, आंसर बताओ। अरे सबने, करेंट की वैल्यू 2 आ रही है, आई की वैल्यू 2 एम्पेयर है, ठीक है। अगर करेंट 2 है तो -10 और +10, तो 28.6 ईएमएफ की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। जो भी है अब ये तुम खुद से कर सकते हो, कैसे करना था ये बताना मेरा काम था, वो हो गया है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, और भी कुछ सर्किट्स हैं जो कि हमें सॉल्व करने चाहिए। हाँ, एक इस तरह का सर्किट होता, चलो अब मैं और एक्स्ट्रा सर्किट्स नहीं ले रहा हूँ, इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस के लिए सर्किट्स मिल जाएंगे, उनको तुम सिर्फ केसीएल केवीएल से सॉल्व करना। ज्यादा सर्किट्स इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्लास में, इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि तुम आगे देखोगे कि अगर हमें एक्चुअली कोई सर्किट दिया जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन, उसको सॉल्व करके हमें कोई भी वैल्यू कैलकुलेट, करेंट वोल्टेज निकालना है, तो हम ये केसीएल केवीएल वाला मेथड, ये तो फंडामेंटल है, और एक्चुअली इसी से हम सर्किट को फंडामेंटली सॉल्व करते हैं, और सर्किट सॉल्विंग का कोई भी मेथड होगा वो डिराइव इसी केसीएल केवीएल से होगा, ठीक है। लेकिन हम एक्चुअली किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए ये केसीएल केवीएल नहीं यूज करेंगे, इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये लेंदी मेथड है, ये ज्यादा टाइम टेकिंग है, जब भी तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। हमारे पास और बेहतर तरीके हैं सर्किट्स को जल्दी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तुम देख करके ही, बहुत सारे सर्किट्स को देख करके ही बता पाओगे एक ही बार में कि हर ब्रांच में कितना कितना करंट आ रहा है, ठीक है। तो जो शॉर्टकट टेक्निक्स हैं या और जो थ्योरम्स हैं जिनको यूज करके हम एक्चुअली सर्किट सॉल्व करेंगे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। लेकिन लेकिन कुछ भी सीखने से पहले
फंडामेंटली केसीएल केवीएल से कैसे किसी सर्किट को सॉल्व किया जाता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस तो जरूर, ये अप्लाई ना करो लेकिन इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि आगे कोई ऐसा सर्किट आए जिसमें तुम्हारे शॉर्टकट ट्रिक्स या थ्योरम्स काम नहीं आए। अगर नहीं काम आएगा तो हमेशा एक टूल तो तुम्हारे पास हमेशा रहेगा, केसीएल केवीएल। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। सर्किट सॉल्विंग का जो इसके बाद का दूसरा मेथड है, उसमें हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की हेल्प लेते हैं, उससे और जल्दी सर्किट को सॉल्व कर पाते हैं। तो अभी हम सर्किट सॉल्विंग से आगे बढ़ते हैं। पहले टाइप का जो क्वेश्चन होता है सर्किट को सॉल्व करना, उसके बाद दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होगा सर्किट सॉल्विंग में, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होगा कि तुम्हें किसी भी रेजिस्टर के नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने को पूछा जाए। उसमें करंट वोल्टेज नहीं पूछा जाएगा, मतलब तुम्हें कोई भी रेजिस्टर का नेटवर्क बना के दे दिया जाएगा, किसी कैसा भी बनाया जा सकता है। एक रेजिस्टर अगर गिवन है, उसकी रेजिस्टेंस नोन है, तो इसके लिए तो तुम्हें रेजिस्टेंस बताने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी पता है। लेकिन अगर इसके साथ बहुत सारे रेजिस्टर्स अलग अलग फैशन में, अलग अलग डिजाइन के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिए, ठीक है, अब पूछा जा रहा है ये बताओ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में इस नेटवर्क का रेजिस्टेंस कितना होगा, या ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। तो यहाँ पे करंट वोल्टेज नहीं पूछा जा रहा है, तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दूसरे टाइप का क्वेश्चंस जो तुम्हें पूछा जा सकता है वो है कि नेटवर्क के लिए तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते किसको। इससे पहले 11th क्लास में तुमने बहुत सारी क्वांटिटीज के लिए इक्विवेलेंट वैल्यू निकाली थी, ठीक है, तुम्हें याद होगा। पहले तुमने इक्विवेलेंट क्वांटिटीज थर्मल कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी के केस में, और भी सिचुएशंस है जिसमें कि हम इक्विवेलेंस लगा सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपरली हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है उसको अच्छे से समझेंगे, और जो किसी भी क्वांटिटी की इक्विवेलेंट वैल्यू का क्या मतलब है वो अच्छे से यहाँ पे तुम अभी समझोगे। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को, इक्विवेलेंस की डेफिनेशन को तुम कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ओके, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट अगर मान लो किसी दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने को कहा गया है, तो उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, और फिर उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की मीनिंग समझ लो, या तुम लोग ही पहले मुझे थोड़ा हेल्प करो, हिंट दो कि तुम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या मतलब समझ में आता है। मान लो ये सर्किट है हमारे पास, ठीक है, ये सर्किट है, नेट रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, ए और बी के बीच में पूछा है। बताओ, नहीं नहीं, टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, इक्वल रेजिस्टेंस, इससे काम नहीं चलेगा। हाँ हाँ, गुड 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 गुड। देखो, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट इक्वल नहीं होता है। गुड 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 गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो तुम लोग सही आंसर बता रहे हो, बहुत लोग। हाँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी भी नेटवर्क के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब यही होगा कि अगर ये नेटवर्क किसी बैटरी से कनेक्टेड है, या फिर किसी सर्किट का पार्ट है, कि मान लो बहुत लंबी लंबी सी सर्किट है, लंबी सी इस तरह से सर्किट है,
इसमें बहुत सारे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मान लो ये ऐसा सर्किट है, ठीक है। और या फिर ठीक है, तो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो जो नेटवर्क है या तो वो किसी बैटरी से कनेक्टेड हो या किसी सर्किट का पार्ट हो, जैसे इसमें ए और बी के बीच में ये जो पूरा नेटवर्क है रेजिस्टर का, ठीक है, वो किसी सर्किट का पार्ट है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाय डेफिनेशन कहता है कि अगर इस नेटवर्क को, इस कंप्लीट नेटवर्क को वन सिंगल रेजिस्टर से अगर रिप्लेस करना हो, जिसकी वजह से इस आउटसाइड सर्किट में कोई चेंज ना आए। कोई चेंज नहीं आने का मतलब है कि हर ब्रांच में सेम करंट और हर पॉइंट पर सेम वोल्टेज, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि ए और बी के बीच के कंप्लीट नेटवर्क को अगर तुम्हें किसी एक सिंगल रेजिस्टेंस, इसको हटाना है तुम्हें, इस पार्ट को हटा दिया, ठीक, इस पार्ट को हटा दिया तुमने, ठीक है, और इसकी जगह अगर एक सिंगल रेजिस्टर लगाना हो, तो उस रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी जिसकी वजह से सर्किट में कोई चेंज नहीं आएगा, सर्किट वैसा ही होगा। तो इस सर्किट को पता नहीं चलेगा कि नेटवर्क को हटा के एक रेजिस्टर लगा दिया है, मतलब वो सारा नेटवर्क वही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो कि ये अकेला रेजिस्टर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि वो पूरा का पूरा नेटवर्क जिसके लिए तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उसको रिप्लेस करके सिंगल ऐसे ऐसे सिंगल रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए पूरी सर्किट में कोई चेंज ना आए, ठीक है। ठीक है, तो डेफिनेशन तो यही है कि इसको हम, इसकी जगह अगर हमें एक रेजिस्टर लगाना हो तो उस रेजिस्टर की वैल्यू, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। ठीक है, सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस करेंगे और उस सिंगल रजिस्टर की वैल्यू कितनी होगी जिससे कि सर्किट में सेम इफेक्ट प्रोड्यूस हो, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेफिनेशन के टर्म्स में सोचो कि हमें इसकी जगह एक रेजिस्टर लगाना है, कि इसको हटा करके एक रेजिस्टर लगाना है, तो उस एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए जिसकी वजह से बाहर कोई चेंज ना आए, या इस तरह से बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। रेजिस्टेंस हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, किसी भी बॉडी के लिए, कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस किस किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। हम बोलते हैं कि ये मान लो कंडक्टर, इसकी रेजिस्टेंस पूछी जा रही है, तो हम क्या करते हैं, इसके अक्रॉस एक बैटरी लगाते हैं। अगर मान लो तुम्हें कोई इस तरह का कंडक्टर दे दिया जाए तुम्हारे हाथ में अभी, और तुमसे पूछा जाए कि ये बताओ, तुम्हारे हाथ में पेन होगा ना अभी, या कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तुमसे पूछा जा रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की रेजिस्टेंस बताओ, ठीक है। तो सबसे पहला नेचुरल चॉइस तुम्हारा क्या होगा, नेचुरल स्ट्रेटेजी क्या होगी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की, कैसे कैलकुलेट करना। तो तुम सोचो, एक काम करते हैं, वी वोल्ट की बैटरी लगाते हैं और देखते हैं इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, ठीक है। V बाई आई की जो वैल्यू होगी यही इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है। तो एक तरह से ये जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वोल्टेज के टर्म्स में हम ऐसा बोलते हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि इस बॉडी के अक्रॉस, ठीक है, वी वोल्टेज की बैटरी अप्लाई, वी वोल्ट वी वोल्ट वी वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करो और उस बैटरी के करस्पॉन्डिंग कंडक्टर के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है ये पता करो, ठीक है। तो तुम अननोन
बैटरी लगाते हो, नॉन वोल्टेज की बैटरी, सॉरी नॉन नॉन वोल्टेज की बैटरी लगाते हो और उसमें कैलकुलेट करते हो, मेजर करते हो कितना करंट आया। तो इस V बाई आई का जो रेशियो है ना, यही इस बॉडी के लिए रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि अब यहाँ पे एक बॉडी नहीं है, तुम्हें एक ब्लैक बॉक्स दे दिया, इस तरह का रेजिस्टर का पूरा नेटवर्क है, इस तरह से पूरा एक मेश है। ठीक है, और तुम्हें बोला गया कि ये जो मेश है, इसमें ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए और बी के बीच में इस नेटवर्क का रेजिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, तो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का मतलब है, इसको तुम किसी ब्लैक बॉक्स में डाल दो, इसके अंदर क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन अगर इसका रेजिस्टेंस पूछा गया है तो रेजिस्टेंस का मतलब यही होगा ना कि इस बॉडी के अक्रॉस वी वोल्टेज की बैटरी लगाते हैं, वी वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, और वी वोल्ट की बैटरी लगाने से इस बैटरी से करंट कितना पास होता है। तो ये जो V बाई आई का रेशियो है, यही इस नेटवर्क के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। गलत कह रहा हूँ क्या? सिंपल है, जो भी नेटवर्क तुम्हें दिया गया है, उस नेटवर्क को आंख बंद करके उस नेटवर्क के अक्रॉस कोई भी नॉन वोल्टेज की बैटरी लगाओ, ठीक है, और उस बैटरी से कितना करंट पास कर रहा है कैलकुलेट कर लो। V और I का जो रेशियो है, यही नेटवर्क के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसमें कुछ ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ जो तुम्हें गलत लग रहा है? अरे मान लो, देखो मान लो कोई रेजिस्टर है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, मान लो ये 2 ओम का है, ठीक है, लेकिन आ, मान लो कि इसकी जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है तुम्हें पता है, और लेकिन तुम अपने दोस्त को नहीं बताते हो, और ये रजिस्टर अपने दोस्त के हाथ में रख देते हो। तुम मुझसे पूछते अपने दोस्त से पूछते हो कि इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके दिखाओ, तो वो क्या करेगा ना, इसके पास कोई नॉन वोल्टेज लगा है, नॉन वोल्टेज कुछ कुछ भी हो सकता है, वो 1 वोल्ट हो सकता है, 2 वोल्ट हो सकता है, 10 वोल्ट हो सकता है, ये V वोल्ट हो सकता है। जितना भी वोल्टेज मान लो वो 10 वोल्ट लगाता है, और फिर देखिएगा एमीटर से मेजर करेगा कि इस बैटरी से करंट कितना निकल रहा है, तो क्या मेजर कर रहा है 5 एम्पेयर, तो बोलेगा कि इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 2 ओम है। ठीक है, या अगर मान लो वो नॉन वोल्टेज वो नॉन वोल्टेज मान लो 1 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करता, और 1 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करता, और उसे पता चलता है कि बैटरी से 0.5 एम्पेयर करंट पास हो रहा है, फिर से V और I का रेशियो निकालता, जो भी V और I का रेशियो आएगा, यही इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से हमें कोई भी नेटवर्क भी दे दिया जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का मतलब यही है कि जिन 2 पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हें पूछा गया है, उन 2 पॉइंट्स के बीच में पहले तुम नॉन वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट करो, और देखो कि उस बैटरी से कितना करंट पास कर रहा है। करंट कैलकुलेट कर लिया तो तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पता चलेगी। सिंपल है, सिंपल है। ओके, एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ प्रॉपर तरीके से, किसी भी नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। इतने डिस्कशन से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ साथ साथ तुम्हें ये भी पता चल गया होगा कि सिर्फ अगर तुम्हें कोई नेटवर्क दे दिया जाता है, सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि इस नेटवर्क के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। जैसे कि मान लो मैं तुम्हें यहाँ पे एक नेटवर्क ड्रॉ करके देता हूँ, ये तुम्हारा नेटवर्क है, ठीक है, ये तुम्हारा नेटवर्क है, ठीक है, ये नेटवर्क है। अब तुम्हें मान लो अब तुम्हें मान लो पूछा जा रहा है कि आ, इस नेटवर्क के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। ठीक है, तो तो तुम्हारा क्या आंसर होगा? अगर सीधा ये ड्रॉ करके दे दिया गया, पूछा जा रहा है ये बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, नहीं बता सकते, हमें बताना पड़ेगा। तुम पूछोगे किन 2 पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछी जा रही है, वो पॉइंट बताना पड़ेगा। मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए और बी के बीच में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछी गई है, तो तुम ए और बी के बीच में एक बैटरी कनेक्ट करते हो नॉन वोल्टेज की, और देखते हो इसमें से कितना करंट पास कर रहा है। ठीक है, ये ऑब्वियस है कि ए और बी के बीच में इस नेटवर्क के लिए जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है,
अगर मान लो ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछी जाएगी तो वो वैल्यू कुछ और होगी कि ऑब्वियसली वो दूसरा नेटवर्क बन, ए और सी के बीच में ये नेटवर्क, इस नेटवर्क के लिए रेजिस्टेंस कुछ और आएगी, या ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस कुछ और आएगी। लेकिन लेकिन हमें वो पॉइंट्स बताने पड़ेंगे जिन पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछी गई है। ठीक है, तभी तुम उन दोनों को बैटरी से कनेक्ट करके पता लगाओगे कितना करंट पास कर रहा है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, अब बिल्कुल मैं फंडामेंटल मेथड से बोलता हूँ कि हमें कोई भी नेटवर्क दे दिया जाए। मैं अभी आसानी के लिए एक सिंपल सा ही नेटवर्क रखता हूँ। हालांकि इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, मैं सीधा सीरीज पैरेलल पर आ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का जो फंडामेंटल मेथड है वो तुम्हारे दिमाग में क्लियर है। ठीक है, हमारे पास हमें कोई नेटवर्क दे दिया गया, नेटवर्क में ड्रॉ कर देता हूँ और उसके लिए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सिंपल सा नेटवर्क लेते हैं। ये ऐसे तो तुम देख करके ही बता दोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो डेफिनेशन है उसको यूज करके गिवन नेटवर्क के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा नेटवर्क है, ठीक है, ये है 6 ओम। मुझे पता है कि तुम लोगों को फॉर्मूला भी याद है, लेकिन उस फॉर्मूले को भूल जाओ। अभी मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक, डेफिनेशन पर जाओ और उस डेफिनेशन को यूज करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करो। ठीक है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि इस नेटवर्क के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम बोलेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि इस नेटवर्क के अक्रॉस कोई भी नॉन वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट करते हैं। और मैं तुम्हें अश्योर कर रहा हूँ कि नॉन वोल्टेज तुम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। अभी तुम्हें एग्जांपल दिखाया ना वो ये वाला, तुम कुछ भी नॉन वोल्टेज की बैटरी लगाओगे तो तुम्हें रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑब्वियसली सेम ही आएगी। ठीक है, तो हम मान लो हम नेटवर्क के अक्रॉस हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी के बीच में एक नॉन वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, नॉन वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर देंगे। वो तुम 1 वोल्ट ले सकते हो, सेम आंसर है, 10 वोल्ट ले सकते हो, या फिर वी वोल्ट ले सकते हो, वो तुम्हारी चॉइस है। कि मैं मान मान लेता हूँ कि हमने वी वोल्ट की एक बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस वी वोल्टेज नोन है, ये ध्यान रखना है। इसको वी के टर्म्स में लिख रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हें समझना है कि वी हमें पता है कि कितना है। ठीक, इस बैटरी की वोल्टेज वी है जो कि हम खुद से लगा रहे हैं, हमें पता है कि वोल्टेज कितना है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस बैटरी से कितना करंट पास करेगा। अगर तुम ये बैटरी से कितना करंट पास कर रहा है ये पता चल जाए तो तुम्हारे नेटवर्क की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पता चल जाएगी। और बैटरी से कितना करंट पास कर रहा है ये कैलकुलेट करना तो और कुछ नहीं है, सर्किट सॉल्विंग है। और सर्किट सॉल्विंग का मतलब है केसीएल की। तो बिल्कुल जैसे ही तुम नेटवर्क के साथ बैटरी को लगा देते हो ना, तो अब ये नेटवर्क नेटवर्क नहीं है, ये रेजिस्टेंस नेटवर्क नहीं, ये एक सर्किट है। और अगर ये सर्किट है तो इसके बैटरी से कितनी करंट निकल रही उसको तो छोड़ो, हम इस सर्किट के हर एक ब्रांच से कितना करंट पास हो रहा है केसीएल केवीएल अप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ यही करना है कि बैटरी से कितना करंट पास कर रहा है पता चल जाए। तो केसीएल केवीएल अप्लाई कर लो। अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद हमें पता चलता है यहाँ से आई करंट आई, और आई में से यहाँ पे आई डैश करंट आई, और इसमें आई माइनस आई डैश, और इसमें आई करंट। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अगर तुम्हें मान लो कोई मतलब फॉर्मूला नहीं पता होता, बिल्कुल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन से, फंडामेंटल से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो क्या करते हैं, हमें आई कैलकुलेट करना है।
तो आई कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर दो अननोन्स हैं, आई और आई डैश। तो हमें दो लूप में इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले बाहर वाले लूप में इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक, इसको चेक करो। क्या लिख रहा हूँ? सबसे पहले -6 आई डैश, इसको चेक करते जाओ, और फिर से -2i, ठीक है, प्लस v इक्वल्स 0, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है? दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है? तो दूसरी इक्वेशन मान लो हम यहाँ से लिखते हैं। इक्वेशंस को चेक करो, ये लिखिए -6 आई डैश, ठीक है, और +3 आई माइनस आई डैश, ठीक है, ये इक्वल 0, ठीक है। तो जो दूसरी इक्वेशन है इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये +3i -3i डैश, तो ये 3i, इसको थोड़ा मेरे साथ साथ सॉल्व भी करते जाओ। 3i माइनस ये कितना, ये 9i डैश, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि i डैश की जो i की जो वैल्यू है 3i डैश, i इक्वल्स 3i डैश, ठीक है। और जैसे ही i डैश की वैल्यू पता चली, हमें क्या कैलकुलेट करना है? आई कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन से आई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करके पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारा टारगेट है आई कैलकुलेट करना, ठीक है, आई की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो इसको निकाल के ना हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन कैसी दिखेगी बता सकते हो? ये दिखेगी v इक्वल्स माइनस, या इसको ऐसे ही पहले लगा देता हूँ, हाँ गुड, ये होगा -6 आई डैश को लिखेंगे 2i, है ना, 3 आई डैश को हम लिखेंगे, ये 2 टाइम्स 3 आई डैश है, और ये 3 आई डैश आई होगा, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा -2i, गुड, और फिर ये -2i, और ये है +v इक्वल 0। तो इससे पता चलेगा कि v इक्वल्स 4, या i इक्वल्स, i की वैल्यू पता चल गई, i की वैल्यू v/4। ऑब्वियसली v नोन है, हमें v के टर्म्स में ही i की वैल्यू पता चले, तो हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और कुछ नहीं होगा, v/i के इक्वल होगा, और v अपॉन i की वैल्यू v/4 आ गई है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम बोलेंगे इस सर्किट के लिए 4 ओम। या यहीं से तुम क्या करते हैं ना, कि इसमें i की वैल्यू v के टर्म्स में आ गई, तो तुम्हें बस किसी तरह से v और i का रेशियो निकालना है, तो i को दूसरी साइड भेजोगे, ये v/i हो जाएगा, और ये 4 ओम। ये आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? तो ये डेफिनेशन है, कोई भी सर्किट दिया जाए, कोई भी नेटवर्क दिया जाए, तो तुम बिल्कुल ओम्स लॉ यूज करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक, कैसा भी नेटवर्क हो। हाँ, फिर से मैं कह रहा हूँ कि इस मेथड से कैसा भी नेटवर्क हमें दिया जाए, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड दिया जाए, अ, हमें प्रॉपरली बैटरी कनेक्ट करके, प्रॉपरली केसीएल केवीएल अप्लाई करके, हमें बस बैटरी से कितना करंट पास कर रहा है वो कैलकुलेट करना है। ऑब्वियसली नेटवर्क कैसा भी होगा, बैटरी कनेक्ट करने के बाद सर्किट कैसी भी बन जाए, लेकिन केसीएल केवीएल अप्लाई करके बैटरी से कितना करंट पास करे वो तुम कैलकुलेट कर ही लोगे, और करंट पता चल जाएगा तो तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हमेशा किसी भी नेटवर्क के लिए ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर से तुम देख सकते हो कि ये मेथड भी हर बार उतना फीजिबल नहीं है, लेंदी है, तो हम लोग कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए और शॉर्ट मेथड डेवलप करते हैं। हम सोचते हैं क्यों ना ऐसा करें कि ऐसे कॉम्बिनेशंस नेटवर्क में जो कि बार बार मिलते हैं, उनके लिए हम रिजल्ट पहले से याद करके रख लें, कि जब भी वैसे कॉम्बिनेशन मिलेंगे, जैसे कि रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, तब उसके लिए फिर से तुम केसीएल केवीएल अप्लाई करके थोड़ी निकालोगे, तुम एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल कर ये याद कर लो। जब भी तुम्हें नेटवर्क में सीरीज में रेजिस्टेंस दिखेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो। पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन के लिए याद कर लिया, ठीक, या और किसी स्पेशल कॉम्बिनेशन के वीट स्टोन ब्रिज है उसके लिए याद कर लिया, ठीक। तो अब जो तुम्हारा बड़ा नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्क दिख रहा होगा,
उसमें सीरीज पैरेलल करके वो ऑटोमेटिकली वो सर्किट, वो नेटवर्क सिंप्लीफाई हो जाएगा और जल्दी तुम उस नेटवर्क के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। अगर तुम्हें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रिजल्ट याद है तो तुम देख सकते हो कि इन दोनों को, ये दोनों पैरेलल में, इसका इक्विवेलेंट निकालो, वो 2 होगा, और ये दोनों सीरीज में है, 2 और 2 4 होगा। एक ही बार में तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 के इक्वल होगा बता दे। ठीक है, तो क्वेश्चन उठता है कि सीरीज के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। जो रटा हुआ है वो हम यूज नहीं करेंगे, जैसे हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिफाइन किया वैसे हम कैलकुलेट करेंगे सीरीज के लिए भी पैरेलल के लिए, फिर उसको हम अप्लाई करेंगे अपने नेटवर्क्स में। ठीक, और ये सब हम नेक्स्ट क्लास में कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक की क्लास में कुछ पूछना है? आज की क्लास में किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, क्लास में वर्क कर रहा हूँ।